हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर पता है क्या, बार बार बताते हो। हम जो अभी तक पढ़ चुके हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, उसको एक बार फिर से एड्रेस करते हैं। हमने समझा था कि फाइनेंशियल मैनेजर को तीन डिसीजंस लेने होते हैं मेजरली। वेरी फर्स्ट क्लास फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ओवरव्यू में मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तीन डिसीजंस उसे लेने हैं: फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एंड डिविडेंड। मैंने अभी तक दो फैसलों को लेने के लिए कुछ जो ऑपरेशंस इन्वॉल्व हैं उनको एड्रेस किया है। देखिए, पहला डिसीजन था फाइनेंसिंग का, तो उससे रिलेटेड हमने पढ़ा कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर कि जो सोर्स आ रहा है, जहां से पैसा आ रहा है, उसकी कॉस्ट तो पता चले। हर सोर्स की कॉस्ट तो पता चले, ओवरऑल कैपिटल की एक कॉस्ट पता चले, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता चले, ताकि हम ये फैसला ले पाए कि क्या कैपिटल का स्ट्रक्चर करना है, वो डिसाइड कर पाए हम। उसके बाद जो थर्ड फैसला था डिविडेंड देने का, डिविडेंड पॉलिसी, उससे रिलेटेड हमने काफ़ी मॉडल्स पढ़े। उससे ये जाना कि डिविडेंड देने से मार्केट प्राइस पे असर आता है या नहीं आता है। कुछ लोगों ने कहा कि भाई आता है, कुछ पॉलिसीज़ ने कहा कि नहीं आता है। एक पॉलिसी ने आपको बताया कि डिविडेंड कैसा देना चाहिए। काफ़ी तरीके थे जिनको आप फॉलो करके डिटरमाइन कर सकते हैं कि डिविडेंड डिसीजन ले सकते हैं आपका। इस पर्टिकुलर वीडियो से या इस पर्टिकुलर चैप्टर से हम जो एक डिसीजन रह गया है उसको एड्रेस करेंगे, और वो डिसीजन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जो पैसा आया है हमारे पास, जो हम फाइनेंस करके लाए हैं, एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कांटा चालू कर चुके हैं हम। आप फाइनेंस से पैसा लाए अलग अलग सोर्सेज से, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की घड़ी चालू हो गई है। अब वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगेगी, वो पे करनी है। तो वो पे कब कर पाएंगे? जब हम कहीं से अर्न करेंगे। अर्न कैसे करेंगे? जब हम उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो अब हम इवैल्यूएट कर रहे हैं हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को। हम इवैल्यूएट कर रहे हैं हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कि जो पैसा आया हमारे पास, अब उसको लगाना है किसी जगह पर ताकि हम रिटर्न अर्न कर सके। उस इन्वेस्टमेंट का मैं इवैल्यूएशन कर रहा हूँ। हो सकता है हमारे पास एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हो, एक से ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल हो, विच इज़ वेरी जेन्यून इन मॉडर्न सिनेरियो। आप समझिए, आपको मशीन एम्प्लॉय करनी है तो एक से ज़्यादा मॉडल्स अवेलेबल हो सकते हैं। टाइपराइटर लगा, फोटोकॉपी मशीन लगानी है तो कई वर्जन्स अवेलेबल हो सकते हैं। प्रिंटर लगाना है तो कई वर्जन्स, कई मॉडल्स अवेलेबल हो सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम हो गया, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं। हमारे लिए बेस्ट कौन सा है? फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से वो फैसला लेंगे हम, वो डिसाइड करेंगे। डिसाइड कैसे करेंगे सर कि हमारे लिए क्या बेस्ट है? बेटा, इन्वेस्टमेंट जितना ज्यादा रिटर्न देगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से जितना ज्यादा देगा, बस वो सेलेक्ट कर लो। सिंपल सा फंडा है। जिससे ज्यादा कमाई वो सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बेटर अर्निंग इज इन टर्न इज वेल्थ क्रिएशन। भाई, जो ज्यादा कमाएगा वो फ्यूचर में एक्स्ट्रा वेल्थ देगा, है ना? तो हम ज्यादा अर्निंग सेलेक्ट कर लेंगे। बट कैसे डिसाइड करें, कैसे डिसाइड करें कि अर्निंग है क्या इन्वेस्टमेंट प्रपोजल की? सिर्फ अकाउंटिंग प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं होते, उनसे डिसीजन भी नहीं लिया जा सकता। काफ़ी दूसरे फैक्टर्स इन्वॉल्व है जिनको कंसिडर करना पड़ेगा हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को एनालाइज करने के लिए। और काफ़ी अप्रोचेस भी हैं जिनके थ्रू डिसाइड किया जा सकता है। सबके अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, हम सभी समझेंगे। कुल मिला के इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए जो जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग, इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले इस चैप्टर के बारे में कुछ बातें बता दूँ। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर इन माय ऑनेस्ट ओपिनियन, एंड मेरा फेवरेट चैप्टर है। और नॉट जस्ट फ्रॉम दिस सिलेबस, फ्रॉम ऑल द सिलेबस। मतलब आप अकाउंट्स ले लीजिए, ऑडिट ले लीजिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ले लीजिए, मेरे को ये सबसे ज़्यादा पसंद है कैपिटल बजटिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट डिलीवर हो गया, आपने इसको रिस्पेक्ट दे दी, इसको टाइम दे दिया, तो आपको मज़ा भी आएगा ये चैप्टर करने में। यू विल एक्चुअली इंजॉय लर्निंग दिस चैप्टर। यू विल एक्चुअली इंजॉय अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट्स लर्नड फ्रॉम दिस चैप्टर इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। इंस्टेंट एप्लीकेशन मिलेगा, वेट नहीं करना पड़ेगा। आप इसके फंडों को जीवन में लगा सकते हो, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स उठा के इवेल्युएट कर सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको मजा आएगा।
एक बात तो ये, ठीक है ना सर, पहले ही आप हाइप कर रहे हो, आपका चैप्टर है, आप इसकी बढ़ा रहे हो, हमें नहीं समझ में आया तो आपका सारा कहा धरा रह जाएगा। नहीं बेटा, यकीन मानो मज़ा आएगा, यकीन मानो सच में मज़ा आएगा। अभी तक और किसी चैप्टर के लिए बोला नहीं है मैंने, और बोलता भी नहीं हूँ बाकी सब्जेक्ट में, जेन्युइनली मज़ा आएगा करने में। दूसरी बात, इस चैप्टर के अंदर बाकी चैप्टर्स की तरह हमें क्वेश्चंस करने हैं, बट इस चैप्टर के क्वेश्चन के सल्यूशन करने के लिए आपके आपका सबसे बड़ा साथी, सबसे बड़ा एसेट ये कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर, कैलकुलेशन स्किल्स, कैलकुलेटर को ऑपरेट करने की स्किल्स 70 to 80% ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर देगी। 70 से 80% क्वेश्चन का काम तो कैलकुलेटर पे ही हो जाएगा। तो कैलकुलेटर चलाना बहुत अच्छे से सीखना है। कैलकुलेटर में जितने भी फंक्शंस है सबको हम एक्सप्लॉइट करेंगे, सबको यूज करेंगे और चुटकियों में कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत मज़ा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। तो कैलकुलेटर हमेशा पास रखना है। और देखिए, कैलकुलेशन स्किल अच्छा होना बहुत बढ़िया बात है, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। कैलकुलेशन स्किल्स अच्छी होना इज़ वेरी एसेंशियल, बट फॉर अ वाइल, फॉर एन एक्सपेरिमेंट सेक, आप छोटी छोटी कैलकुलेशंस भी कैलकुलेटर पे करिए। छोटी सारी कैलकुलेशन, दिमाग में कैलकुलेशन का बटन ही ऑफ कर दो, सब कैलकुलेटर पे करो, विद द सिंपल ऑब्जेक्टिव कि आपका हाथ कैलकुलेटर पे ऐसे चलना चाहिए इंसान को देख के लगे कि यह क्या कर दिया। स्पीड आ जानी चाहिए, थिरकनी चाहिए उंगलियां, जैसे एक अच्छे पियानिस्ट की उंगलियां पियानो पे थिरकती है ना, वैसे कैलकुलेटर पे उंगलियां थिरकनी चाहिए। ये स्पीड डेवलप कर लेनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा। तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा जो है डिपेंडेंट है कैलकुलेटर पे। कैलकुलेटर पे आपकी स्किल्स इस चैप्टर को डिफाइन करेंगी, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग क्या करना है, हमें इन्वेस्टमेंट का फैसला लेना है। हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट्स में होता है, इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स पे भी होता है। करंट एसेट से रिलेटेड जो फैसला है वो हम वर्किंग कैपिटल चैप्टर में पढ़ेंगे, बट फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड जो फैसला है कि भैया इस पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट को खरीदूं या ना खरीदूं, मेरे पास प्रोजेक्ट्स में ऑप्शन है, मेरे पास फिक्स्ड एसेट्स में ऑप्शन है, कौन सा मॉडल, कौन सा वर्जन, कौन सा एसेट सेलेक्ट करूं, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, वो जज कर रहे हैं। जज करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स इन टेक्निक्स को दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया। दो ब्रॉड कैटेगरी, पहली ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है ना, पुराने चले आ रहे हैं, आसान है ये ज़्यादा डीप एंड रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल अप्रोच पे ना जाकर ओवरव्यू जैसा आंसर दे देते हैं, है ना, आसान सा, एकदम डीपली इवैल्यूएट नहीं करते, हर एस्पेक्ट, हर फैक्टर को कंसिडर नहीं करते ये ट्रेडिशनल मॉडल्स, ट्रेडिशनल मेथड्स। किसके? कैपिटल बजटिंग के। और फिर दूसरी कैटेगरी है डिस्काउंटेड कैश फ्लो या टाइम एडजस्टेड टेक्निक्स। ये क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, टाइम एडजस्टमेंट क्या होता है, डिस्काउंटेड क्या होता है, इसको मैं ज़रूर समझाऊंगा, बट इन मॉडल्स पे आने पे अभी इसकी बात नहीं करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स, इवैल्यूएट क्या करना है हमें, प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करना है कि इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। एट द एंड ऑफ द डे कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या है कि इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं, सिंपल सी बात। और अगर 10 ऑप्शन है तो कौन सा ऑप्शन में करूं, ये आपको बताना है। फाइनेंशियल मैनेजर की जॉब आपको फुलफिल करनी है। ट्रेडिशनल मेथड के अंदर पहला तरीका है पे बैक पीरियड मेथड, और दूसरा है अकाउंटिंग या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। सिंपल है, नाम से समझ में आ रही है थोड़ी बहुत बात। चलिए सबसे पहले मैं पहले मेथड की बात करता हूँ, दूसरे मेथड की भी बिल्कुल बात नहीं करता। पहले मेथड की बात करता हूँ, पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड, ठीक है, मेथड का नाम क्या है, पे बैक पीरियड। नाम से क्या समझ में आ रहा है, नाम से क्या समझ में आ रहा है कि ये क्या मेथड होगा। पे बैक पीरियड सिंपल सा फंडा है दोस्तों, जो आप समझे हैं वही है ये। आपने कहीं इन्वेस्ट किया, पैसा इन्वेस्ट किया, सिंपल सा सवाल, कोई भी लेमैन, कोई भी आम आदमी बोलेगा वापस कब देगा। मेरे से पैसे ले जा रहा है, मेरे से उधार ले जा रहा है, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं बेसिकली आपको उधार दे रहा हूँ, प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा हूँ। तो सवाल क्या होगा प्रोजेक्ट से, सवाल क्या होगा, आप जिसको पैसे दे रहे हो वापस कब देगा। जितने भी टाइम में इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाता है, आपका इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाता है, प्रॉफिट की तो बात ही नहीं कर रहा, जिस भी समय में आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपने इन्वेस्ट किया है प्रोजेक्ट में वो रिकवर हो जाता है, वो पीरियड पे बैक पीरियड है। एज सिंपल एज दैट, दिस इज द वेरी बेसिक, वेरी सिंपल। एनी लेमैन
any normal person without any knowledge of financial management or any skills whatsoever can and would apply this approach primarily. अगर उसको भी कहा जाए कि भैया इवेल्युएट कर इन्वेस्टमेंट को, तो वो भी कहेगा भैया देख ले कितने टाइम में पैसा मिलता है, वो पेबैक पीरियड हो गया. करेक्ट बात है. जिसका पेबैक पीरियड सबसे कम वो बेस्ट प्रोजेक्ट हो गया. सिंपल सा इवेल्युएशन. तो पेबैक पीरियड क्या है? वेरी सिंपल. पेबैक पीरियड इज टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द इनिशियल आउटफ्लो फ्रॉम कैश इनफ्लोज. रिकवरी किस पैसे से कंसिडर करनी, क्या इनफ्लो मानोगे आप, कमाई क्या मानोगे प्रोजेक्ट से, क्या मानोगे कि ये मिल रहा है मुझे प्रोजेक्ट से, वो आप प्रॉफिट नहीं लेंगे दोस्तों, प्रॉफिट नहीं लेंगे. प्रोजेक्ट से जो रिटर्न मिल रहा है उसको प्रॉफिट को आप रिटर्न नहीं मानेंगे. आप जो रिटर्न मानेंगे वो कैश इनफ्लोज मानेंगे. एंड कैपिटल बजटिंग रिवॉल्व्स अराउंड कैश फ्लोज. आई एम एक्सप्लेनिंग यू व्हाट आर कैश फ्लोज इन अ व्हाइल. पेबैक पीरियड मेथड क्या है? पेबैक पीरियड मेथड है कि कितने समय में मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर होता है. बट रिकवरी को आप क्या कंसिडर करोगे, क्या मानोगे कि भैया ये मेरा रिकवर हो रहा है, वो कैश फ्लोज है, प्रॉफिट नहीं है. कैश फ्लोज क्या होते हैं मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. अब पेबैक पीरियड में दो सिचुएशन हो सकती हैं. एक सिचुएशन जहां पर जो कैश फ्लो आ रहे हैं, यानी जो इनफ्लो आ रहा है इन्वेस्टमेंट से, वो यूनिफॉर्म है, एक ही अमाउंट आता है, हर साल का फिक्स अमाउंट आता है. 10,000, 20,000, 15,000, 50,000, 60,000, whatever it might be, but it is uniform, it is fixed. जो अमाउंट है वो फिक्स्ड है. करेक्ट है. यूनिफॉर्म कैश फ्लोज है. और दूसरे में कैश फ्लोज यूनिफॉर्म नहीं है, अलग अलग पैसा आता है, विच इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स. ऐसा नहीं होता कि फिक्स्ड अमाउंट ही आएगा. प्रोजेक्ट से नो वन कैन गिव अ गारंटी कि इतना ही रिटर्न आता है. इट इज वेरी रेयर के जो इनफ्लोज होंगे आपके प्रोजेक्ट के वो यूनिफॉर्म हो, वो सेम अमाउंट के. बहुत रेयर सिचुएशन में होता है. बट दोनों सिचुएशन में हमें पेबैक पीरियड निकालना है. देखिए बड़ा सिंपल सा फंडा है. अगर कैश फ्लोज यूनिफॉर्म हो, कैश फ्लोज जो मिल रहा है आपको प्रोजेक्ट से वो यूनिफॉर्म है, सेम अमाउंट का आता है, तो पेबैक पीरियड निकालना तो बड़ा आसान है. मान लीजिए कि 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है आपको किसी प्रोजेक्ट में. कितने का करना है? 1,00,000 रुपए का. और उससे सालाना 25,000 रुपए का इनफ्लो होता है, कैश इनफ्लो होता है. 1,00,000 रुपए आपने आज लगाए, 25,000 रुपए हर साल मिलेंगे. तो कितने टाइम में 1,00,000 रुपए रिकवर हो जाएगा? 4 साल. 4 साल. कैसे निकाला आपने? इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लोज. वेरी सिंपल, बेसिक मैथ्स. 4,00,000 का इन्वेस्टमेंट है, 25,000 हर साल मिलता है, तो 4 साल में आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगा. अगर प्रोजेक्ट की लाइफ 4 साल से ज्यादा है, यानी 4 के ऊपर जो मिला वो आपका रिटर्न हो गया. तो 4 से ज्यादा है तो आप प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए. अगर प्रोजेक्ट की लाइफ 4 साल ही है या 4 से कम है तो आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी रिकवर नहीं कर पाओगे, तो आप प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दीजिए. बहुत सारे ऑप्शन है सर. तो जिसका पेबैक पीरियड सबसे कम हो मेरे दोस्त, उसे सेलेक्ट कर लो, है ना. जिसका पेबैक पीरियड लोएस्ट हो आप उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिएगा. करेक्ट बात है. तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लोज. सर ये कैश फ्लो अगर एनुअल नहीं हुआ है तो क्या करूं, डिवाइड किससे करूं? इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो एक बार लग रहा है, वो तो पता है मुझे, बट ये कैश फ्लोज तो उल्टे सीधे आ रहे हैं. एक साल 20 आ रहा है, एक साल 25 आ रहा है, एक साल 40,000 आ रहा है, तो क्या करूं? तो हम क्या करेंगे, हम क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज निकालेंगे. मकसद वही है, मुझे पता करना है कि कितने टाइम में इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गया, बट उसको थोड़ा सा क्यूमुलेटिव कैश फ्लो के अप्रोच से चलेंगे. मैं एक्सप्लेन कर दूंगा विद अ क्वेश्चन, नॉट नाउ. ठीक है. डिसीजन मेकिंग कैसे होगी सर, फैसला कैसे लिया जाएगा पेबैक पीरियड में? वेरी सिंपल. प्रोजेक्ट विद द शॉर्टेस्ट पेबैक पीरियड वुड बी सिलेक्टेड. दैट आई हैव ऑलरेडी एड्रेस्ड. नाउ व्हाट आर कैश फ्लो सर? कब से आप कैश फ्लो बोले जा रहे हो? आप प्रॉफिट नहीं बोल रहे हो, रिटर्न नहीं बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कैश फ्लो. समझिएगा, कैपिटल बजटिंग में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम अकाउंटिंग प्रॉफिट को कंसिडर नहीं करते हैं, इतना उतनी तवज्जो नहीं देते. सिर्फ एक मेथड है कैपिटल बजटिंग का जहाँ पे अकाउंटिंग प्रॉफिट या अकाउंटिंग रिटर्न को कंसिडर किया जाएगा. बाकी सभी मेथड में हम कैश फ्लोज पे चलेंगे. हम किस पे चलेंगे? कैश फ्लोज पे चलेंगे. कैश फ्लो क्या होते हैं? देखिए, जो बुक्स में प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट में कुछ खर्चे सबट्रैक्टेड होते हैं. उनमें से कुछ खर्चे नॉन कैश होते हैं, मतलब किसी को पैसा देना ही नहीं है, खर्चा कब का हो चुका है, पहले ही हो चुका है, पैसा कब का जा चुका है, बट हर साल उसको प्रॉफिट में से आप लेस किए जा रहे हो. उसमें सबसे प्राइमरी प्लेयर जो है नॉन कैश खर्चों में वो है डेप्रीसिएशन. वो है डेप्रीसिएशन. आप नॉर्मली समझिए, डेप्रीसिएशन का
डेप्रिसिएशन किस कारण से आया? कि आपने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा, अकाउंट्स के नजरिए से समझ रहे हैं अभी हम, कि आपने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा। अब उस फिक्स्ड एसेट पे आउटफ्लो कब हुआ पैसों का? जब खरीदा आपने, पैसे तो आपने तभी दे दिए उस एसेट के। अब हर साल प्रॉफिट में से आप क्या कर रहे हो? थोड़ा थोड़ा पैसा डेप्रीसिएशन के नाम का माइनस करे जा रहे हो। किसी को देना है क्या? वो पैसा गया है क्या? पैसा जा रहा है, बिजनेस में गल्ले में कैश पड़ा है, उसको आप यूज कर सकते हो ऑपरेशन के लिए। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंसिडरिंग फैक्टर नहीं होगा डिसीजन मेकिंग के लिए, कैश फ्लो फैक्टर होगा। और कैश फ्लो कैसे निकलेगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रीसिएशन। नॉन कैश खर्चा मैं जोड़ दूंगा, क्योंकि मैं इवेल्युएट कर रहा हूं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में रिकवर हो रहा है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की रिकवरी करते हुए उसी इन्वेस्टमेंट के नॉन कैश खर्चे को प्रॉफिट में से थोड़ी डिडक्ट किया जा सकता है। उसका उसकी रिकवरी देख रहे हो आप, तो उसको आपने आउटफ्लो मान लिया है। एसेट, जो पूरा एसेट में पैसा लगा, उसको आप आउटफ्लो मान के चल रहे हो अपने इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। अब हर साल प्रॉफिट में से उसका डिप्रीसिएशन भी निकाल रहे हो, तो आप डबल बार डिडक्ट कर रहे हो उसको। तो डिप्रीसिएशन क्या होगा? जुड़ जाएगा। कैश फ्लो कैसे बनेंगे कुल मिला के सर? कैश फ्लो ऐसे बनेंगे मेरे दोस्त कि हम क्या करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डिप्रीसिएशन ऐड कर देंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्या कर देंगे? डिप्रीसिएशन ऐड कर देंगे। डिप्रीसिएशन ऐड करने के बाद जो आप अमाउंट ऑब्टेन करोगे वो कैश फ्लो होगा। डिसीजन मेकिंग में पेबैक पीरियड में क्या चीज यूज की जाएगी? कैश फ्लोज यूज किए जाएंगे। पेबैक पीरियड थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा आपको अच्छे से, मुझे यकीन है। मैं क्वेश्चन करवा के इस थोड़े को बहुत पूरा कर देता हूँ। अभी पेबैक पीरियड तैयार हो जाएगा अभी अच्छे से। आई एम सॉल्विंग सम क्वेश्चन, आई हैवंट इंटरेस्ट एनी अदर कैपिटल बजटिंग टेक्निक। आई हैव ओनली टेकन पेबैक पीरियड, और अभी मैं पेबैक पीरियड के क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, और कुछ भी नहीं करने वाले हम बची हुई क्लास में। मैं पेबैक पीरियड के कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। ये रहा वेरी सिंपल बेसिक क्वेश्चन, सिंपल कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। पेबैक पीरियड हमें निकालना है। पेबैक पीरियड क्या होता है? कंसेप्ट जानते हैं सर हम, कि कितने टाइम में इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगा, वो पेबैक पीरियड है। जिसका पेबैक पीरियड छोटा, वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया जाएगा। एक लाइन का क्वेश्चन आपके सामने पेबैक पीरियड निकालने का। इफ अ कंपनी इन्वेस्टिंग 80,000, 80,000 इन्वेस्ट करती है, गेट एनुअल इनकम ऑफ, देखो इनकम बोलते यूं मत समझ लेना कि प्रॉफिट है, आपको क्वेश्चन में चाहिए कैश फ्लोज। तो पूरी लाइन पढ़ना, फिर जज करना कि ये कैश फ्लो है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, पूरा पढ़ना उसको होलसम। एक वर्ड से डिसाइड ना कर लेना। गेट एनुअल इनकम ऑफ 20,000 बिफोर डेप्रीसिएशन बट आफ्टर टैक्स। क्या बोला है? 20,000 बिफोर डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन माइनस नहीं है, पर टैक्स माइनस है। टैक्स माइनस है। मैंने आपको क्या बताया था कैश फ्लो क्या होता है? मैंने आपको अभी बताया था कैश फ्लो क्या होता है, आपको याद है या नहीं? मैंने बताया था कैश फ्लो होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रीसिएशन। आपको ये बात है या नहीं? तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रीसिएशन। यही तो दे रखा है क्वेश्चन में, एनुअल इनकम ऑफ। इनकम इसने वर्ड यूज किया, इसको नहीं करना चाहिए था, पर क्वेश्चन वाला है, मान लो ना इसकी बात। किया तो किया, हम समझेंगे, हम करेक्ट मीनिंग निकालेंगे। इनकम ऑफ 20,000 बिफोर डेप्रीसिएशन बट आफ्टर टैक्स। टैक्स के बाद है, डेप्रीसिएशन के पहले, तो ये तो कैश फ्लो है सर। ये 20,000 तो कैश फ्लो है, तो यही तो चाहिए हमें। कंप्यूट पेबैक पीरियड। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। क्या सर एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे? बेटा सपने में भी मत सोचो, सपने में भी आए ना तो उठ जाना, ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए है ना। दिस इज अ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट क्वेश्चन। नो वे सच क्वेश्चन वुड बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। पेबैक पीरियड निकालते हैं हम। पेबैक पीरियड यार, कैश फ्लोज यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? सर 20,000 का है, 10 सालों तक कुछ भी नहीं दे रखा, उसके अलावा यूनिफॉर्म कैश फ्लोज है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा पेबैक पीरियड का? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश फ्लोज। एनुअल कैश फ्लोज। अब जो मैं बोल रहा हूँ उस भाषा को भी समझना। 80,000 रुपए लगे आज, ठीक है ना? इन्वेस्ट करना है 80,000 रुपए, तो आपको जीरो पे देने। जब इन्वेस्ट करोगे ईयर जीरो पे 80,000 रुपए देने आपको, ठीक है? आपको मिलेगा 20,000 हर साल कैश फ्लो। कैश फ्लो से हम डिसाइड करते हैं 20,000 हर साल मिलेगा, तो हर साल 20,000 रुपए आ जाएगा। तो कितने सालों में, कितने ईयर्स में ये 80,000 रिकवर हो जाएगा? 4 साल में। 4 years इज दी पे बैक पीरियड। 4 years।
4 साल में आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगा। टोटल प्रोजेक्ट की लाइफ क्या है? 10 साल। पे बैक पीरियड इज स्मॉलर देन प्रोजेक्ट लाइफ। ठीक है, 4 साल में आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो रहा है और प्रोजेक्ट की लाइफ 10 ईयर्स है, तो मतलब 6 सालों तक आप सिर्फ खाओगे, कमाई खाओगे। 4 साल में तो आपका मूल वसूल हो जाएगा, उसके बाद 6 सालों तक आप पैसे कमाओगे प्रोजेक्ट से। इसके अंदर काफी इफ एंड बट है ना, काफी सवाल उठ रहे होंगे आपके मन में कि सर ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़े कंसिडर किया जाता है। सब बातें वो आप सही है, और उन सब बातों को मैं आगे आने वाले मेथड्स में एड्रेस कर दूंगा। अभी हम इस मेथड की लिमिटेशन के अंदर जजमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। सर इसमें ब्याज तो देखा ही नहीं, है ना, वो सब बातें बिल्कुल वाजिब है। आपकी मन में सवाल आ रहा है तो बिल्कुल फेयर है, हर एक चीज को कंसिडर करेंगे आगे। फिलहाल अभी पेबैक पीरियड इतना ही बोलता है। तो यहां पर क्या होगा, पेबैक पीरियड की नॉलेज के हिसाब से ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि 4 साल में आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो रहा है, 10 साल की लाइफ है, तो 6 साल तक आप कमाओगे। 4 साल में आपका जो लागत है 80,000 की वो रिकवर हो जाएगी, फिर बैठ के कमाएंगे आराम से। ठीक बात है। ये हमने क्वेश्चन किया, वेरी बेसिक क्वेश्चन पे बैक पीरियड का। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं पे बैक पीरियड का, देखिएगा आप। पीके लिमिटेड वॉन्ट्स टू बाय अ मशीन, एक मशीन खरीदनी है, फाइनेंशियल मैनेजर के पास है। हमें पता चल जाएगा कि भैया मुझे कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स लगानी है, क्योंकि मेरे से आप फैसला मांगने आए हो मशीन खरीदें या ना खरीदें। PK Limited wants to buy a machine that investment is recovered in 5 years. इसको ऐसी मशीन खरीदनी है कि जिसका इन्वेस्टमेंट 5 साल में रिकवर हो जाए। ये इसने बेंचमार्क दे दिया आपको पेबैक पीरियड का। बेंचमार्क क्या है कि 5 साल में रिकवरी होनी चाहिए भैया। 5 साल में नहीं होगी तो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, मैं मशीन में पैसा नहीं लगाऊंगा। ये इन्होंने बेंचमार्क दे दिया। इनकी सब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट है, बिजनेस की सिचुएशंस को कंसिडर करते हुए हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है। एडवाइस द कंपनी, कॉस्ट ऑफ मशीन 3 लाख की मशीन है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, मशीन कितने की होगी, 3 लाख की होगी। एनुअल सेल्स इस मशीन के द्वारा 4 लाख की सेल होगी। फिर दे रखी है वेरिएबल कॉस्ट 60% ऑफ सेल। पहली बात तो ये कि आपको ये चीज आती है क्या मेरे दोस्तों? नहीं आती है तो आप समझिएगा, कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट सेल्स में से माइनस होती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट ये माइनस होती है, तो जो चीज ऑब्टेन करते हैं हम उसे हम नाम देते हैं कंट्रीब्यूशन का। कंट्रीब्यूशन, वेरिएबल कॉस्ट वो जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होती है, और फिक्स्ड कॉस्ट वो जो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती। मान लीजिए कि हम एक बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो डेली वेजर एम्प्लॉइज है मेरे, जो रोज आते हैं काम करते हैं, तो उनकी कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है। जितनी यूनिट्स बनाएंगे उतना खर्चा देना है। बट फैक्ट्री का रेंट 10 यूनिट्स बने 100 यूनिट्स बने कोई फर्क नहीं पड़ता, रेंट उतना का उतना देना है, तो वो फिक्स कॉस्ट हो जाएगी। कॉस्ट के 2 हिस्से, टोटल सेल्स आपकी कमाई में से आपको पूरी कॉस्ट माइनस करनी है प्रॉफिट निकालने के लिए, मैं बिल्कुल मानता हूँ। वेरिएबल कॉस्ट निकालने के बाद जो बचेगा वो कंट्रीब्यूशन है। अभी ये प्रॉफिट नहीं है, इसमें से फिक्स कॉस्ट भी निकाल दो तो प्रॉफिट आ जाएगा। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। डेप्रीसिएशन फिक्स्ड कॉस्ट होगी या वेरिएबल कॉस्ट होगी? डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन तो फिक्स्ड कॉस्ट होगी, क्योंकि मशीन ज्यादा चलाओ कम चलाओ मत चलाओ, डेप्रीसिएशन तो लगेगा ही लगेगा मशीन पर, फिक्स्ड अमाउंट का लगेगा, क्योंकि डेप्रीसिएशन एस्टिमेट से निकलता है। डेप्रीसिएशन को रिलेट नहीं करते नॉर्मल तरीके। दूसरे मेथड आपने पढ़े हैं जहाँ प्रोडक्शन लिंक्ड भी होता है, आउटपुट से भी लिंक्ड होता है, तो सर वहां पे होगा। बट नॉर्मली एसएलएम और डब्ल्यूडीवी, मशीन की यूजेज, टाइम यूज्ड, rate at which it is used is not considered while computing the amount of depreciation. Amount of depreciation is simply computed by applying the rate, and you will get the depreciation, and it will be of fixed amount every year. तो fixed cost होती है, वो separate करने के बाद जो आपको मिलेगा वो हो जाएगा प्रॉफिट, वो हो जाएगा प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट जो है इसको हम EBIT भी बोलते हैं, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स।
और इसको आपने आपकी 12th बिजनेस स्टडीज में भी देखा होगा, अगर एंटरप्रेन्योरशिप होगा तो उसमें भी देखा होगा, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम आगे और देखने ही वाले हैं। ऐसा नहीं कि मैं बताऊंगा नहीं, अगर देखा है तो इस बात को एड्रेस कर रहा हूँ, नहीं देखा है तो मैं एक्सप्लेन करूंगा जब इसका वक्त भी आएगा। ये होती है कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट निकालनी। कुछ भी नहीं किया मैंने, जो टोटल कमाई है उसमें से कॉस्ट माइनस करिए। कॉस्ट को 2 हिस्सों में बांट दिया, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में। वेरिएबल कॉस्ट जो चेंज होती रहती है प्रोडक्शन के साथ, और फिक्स कॉस्ट जिसको प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, प्रोडक्शन बढ़े या घटे फिक्स कॉस्ट उतनी ही लगनी है, उतनी लगेगी। जगह का रेंट फिक्स्ड कॉस्ट है। कोचिंग इंस्टीट्यूट है, करेक्ट, क्लासरूम में हमने रेंट पे ले रखी है। अब उस क्लासरूम में 1 बच्चा बैठा है, 10 बच्चे बैठे हैं, 50 बच्चे बैठे हैं, रेंट तो उतना का उतना लगेगा। मैं ऐसा थोड़ी बोल सकता हूँ लैंडलॉर्ड को कि सर बच्चे कम है इस बार तो आप रेंट कम ले लो, वो ये थोड़ी देखेगा, ठीक है ना। बट नोट्स की कॉस्ट, टेस्ट सीरीज की कॉस्ट, वो बच्चों पे डिपेंडेंट है। ज़्यादा बच्चे होंगे तो हमें ज़्यादा नोट्स प्रिंट करने हैं तो ज़्यादा कॉस्ट, तो वो वेरिएबल कॉस्ट होगी। फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, आई होप आप फर्क समझ पा रहे होंगे। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट निकालोगे तो मिलेगा कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट निकालोगे तो मिल जाएगा प्रॉफिट। चलिए वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है बेंचमार्क पेबैक पीरियड है 5 साल का, मशीन की कॉस्ट है 3 लाख, यानी ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा। एनुअल सेल्स हो रही है 4 लाख की, वेरिएबल कॉस्ट का हुआ 60% ऑफ सेल, तो 4 लाख का 60% लगाऊंगा तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। एनुअल फिक्स कॉस्ट दे रखी है पर अदर देन डेप्रीसिएशन दे रखी है, जबकि डेप्रीसिएशन फिक्स कॉस्ट में जुड़ा हुआ होना चाहिए। प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते वक्त डेप्रीसिएशन हम सबट्रैक्ट करते हैं सर, सालों से पीएनएल के डेबिट में लिखते आ रहे हैं सर, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी मेथड भी सीखे हमने, तो मैं मानता हूं उस बात को। मैं प्रॉफिट निकालते वक्त डेप्रीसिएशन पक्का निकालूंगा, नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल निकालूंगा, करेक्ट है ना। तो वो सबट्रैक्ट हो जाएगा, करेक्ट है, डेप्रीसिएशन फिक्स कॉस्ट में जुड़ के। उसके बाद जो मुझे मिलेगा प्रॉफिट वो हो जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बट अभी कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ। अब इस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको इधर साइड में करके इस प्रॉफिट को ईबीआईटी नाम दे दूं क्या? ईबीआईटी शॉर्ट में बोल रहा हूँ, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी। अब इसमें से क्या सबट्रैक्ट होगा? अब इसमें से सबट्रैक्ट होगा इंटरेस्ट, अगर कुछ है तो, डेट वगैरह ले रखा है तो अब इसमें से अब इंटरेस्ट माइनस कर दो, ठीक है। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पे टैक्स देते हैं हम। हमने केडी के टाइम पे भी पढ़ा था, इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर। पीएनएल के डेबिट में लिखते हो, टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करते वक्त इंटरेस्ट माइनस होता है, इंटरेस्ट माइनस कर दिया। इसके बाद मुझे क्या मिलेगा? इसके बाद मुझे मिलेगा अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इस अमाउंट पर मैं टैक्स दूंगा, तो अब सबट्रैक्ट हो जाएगा मेरा टैक्स सबट्रैक्ट हो जाएगा, और वो माइनस करने के बाद जो मुझे मिलेगा वो है मेरा अर्निंग आफ्टर टैक्स। करेक्ट बात है, अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक ही बात है। कैश फ्लो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स को कैश फ्लो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रीसिएशन आप वापस ऐड कर दीजिए तो कैश फ्लो बन जाएगा। तो ये सब करते हुए मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पाया, अब इसमें वापस डेप्रीसिएशन ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा? कैश फ्लो बन जाएगा। और ये कैश फ्लो का यूज किया जाएगा माय डियर फ्रेंड्स इन कंप्यूटेशन ऑफ पेबैक पीरियड एंड मेनी कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स एक्सेप्ट वन। बस एक के अंदर कैश फ्लो यूज नहीं करेंगे, बाकी सब में हम कैश फ्लो यूज करेंगे। अब सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनना। सर डिप्रीसिएशन आपने ऊपर फिक्स कॉस्ट में सबट्रैक्ट किया, फिर वापस नीचे ऐड किया, तो सबट्रैक्ट ही मत करो बेटा, ये गलती नहीं कर सकते हम। डेप्रीसिएशन सबट्रैक्ट करूंगा तो प्रॉफिट कम होगा, फिर उस कम प्रॉफिट पर रेट लगेगी तो टैक्स निकलेगा, तो टैक्स कम होगा। अगर ऊपर मैं डेप्रीसिएशन सबट्रैक्ट ही नहीं करूं तो मेरी टैक्सेबल इनकम ज्यादा आ जाएगी, और अगर मेरी टैक्सेबल इनकम ज्यादा आ गई तो ज्यादा टैक्स पे कर दूंगा मैं। इसलिए एक बार ऊपर सबट्रैक्ट करना जरूरी है, फिर नीचे एड बैक करना भी जरूरी है, करेक्ट है ना। आप अगर डेप्रीसिएशन को ऐड भी नहीं करो, सबट्रैक्ट भी नहीं करो, तो आप कैलकुलेट करना आपका टैक्स का अमाउंट अलग आएगा, क्योंकि टैक्स की रेट किस पर लगेगी? ईबीटी पर परसेंटेज लगाऊंगा तो टैक्स निकलेगा। अगर डेप्रीसिएशन माइनस ही नहीं किया होगा तो ईबीटी ज्यादा आएगा, तो टैक्स ज्यादा आएगा। अब अगर टैक्स ज्यादा आ गया तो फिर कैश फ्लो तो गलत निकल जाएंगे ना, इसीलिए पहले डेप्रीसिएशन माइनस करना जरूरी है। चलिए वापस क्वेश्चन पे आते हैं। सर बार बार क्वेश्चन से डेविएट करके आप कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि ये कॉन्सेप्ट शायद काफियों को नोन भी हो, है ना, इसीलिए मैं इनको पीछे नहीं ले रहा हूँ, और क्वेश्चन में दिखा इसलिए मैंने एड्रेस कर दिया, और जिनको नहीं पता है उनको अब समझ में आ गया होगा।
तो इस क्वेश्चन के अंदर कैश फ्लो डायरेक्टली गिवन नहीं है, पेबैक पीरियड निकालना है, फॉर्मूला पता है हमें, और यूनिफॉर्म कैश फ्लोज है, एनुअल दिए हुए हैं, हर साल का अलग अलग नहीं दिया हुआ है। तो ये बात तो क्लियर हो गई, ये बात तो क्लियर हो गई कि एनुअल कैश फ्लोज यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है तो पेबैक पीरियड का फॉर्मूला लग जाएगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश फ्लोज। एनुअल कैश फ्लोज हमें दे नहीं रखे, वो निकालने पड़ेंगे, तो निकाल लेते हैं स्टेटमेंट से। ये स्टेटमेंट हमारी कैश फ्लो निकालने की, चलिए स्टार्ट करते हैं। एनुअल सेल्स कितनी है क्वेश्चन में दे रखा है, 4 लाख रुपीज की, 4 लाख रुपीज की। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, 60% ऑफ सेल, तो 4 लाख का 60% कर दीजिए, 2,40,000 की क्या हो गई, वेरिएबल कॉस्ट हो गई, या ठीक है। तो अब कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1,60,000 का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, 1,60,000 का। इसमें से फिक्स कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करनी है हमें, जो फिक्स कॉस्ट दे रखी है वो अदर देन डेप्रीसिएशन है, मुझे डेप्रीसिएशन इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो मैं पहले इसमें डेप्रीसिएशन जोड़ूंगा, प्लस डेप्रीसिएशन मुझे जोड़ना है जो मुझे अभी क्वेश्चन में नहीं बता रखा। तो डेप्रीसिएशन ये थोड़ी बता, ये नहीं बताया तो क्या हो गया, हम पता कर लेंगे, डेप्रीसिएशन निकालना हमें आता है। डेप्रीसिएशन कुछ नहीं कह रखा तो एसएलएम मेथड लगाना है, डेप्रीसिएशन एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। फॉर्मूला क्या होता है स्ट्रेट लाइन मेथड का डेप्रीसिएशन निकालने का, सर हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। यही पढ़ा बचपन में, है ना, विच वॉज नॉट सो फार अगो, है ना, और फाउंडेशन में भी पढ़ा हुआ डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला, हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू अपॉन लाइफ। अब ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि हमारी इस प्रोजेक्ट की जो मशीन है इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है, 3 लाख रुपीज, लाइफ इज सी 5 साल में रिकवर होना चाहिए ऐसा बोला है, तो मैं 5 साल ही लाइफ मान लेता हूँ, मैं 5 साल में पूरा लाइफ स्प्रेड कर दूंगा, 5 साल बाद मैं मशीन ही डिस्कार्ड करना चाहता हूँ, 5 साल की लाइफ कर दी। एनी रेसिडुअल वैल्यू गिवन, एनी सैल्वेज वैल्यू गिवन नहीं दे रखी, स्क्रैप वैल्यू नहीं दे रखी, इसका मतलब स्क्रैप वैल्यू 0 हो गई। अब डेप्रीसिएशन निकालना है, बहुत सिंपल है, 3 लाख डिवाइडेड बाय 5, डेप्रीसिएशन वुड बी इक्वल टू 3 लाख की हिस्टोरिकल कॉस्ट, लाइफ 5 साल दे रखी है, स्क्रैप वैल्यू नहीं, ठीक है। तो 5 6 30, 60,000 क्या हो गया, डेप्रीसिएशन हो गया हर साल का। चलिए ऊपर डेप्रीसिएशन भी इधर प्लस कर देते हैं, ये डेप्रीसिएशन भी प्लस कर देते हैं 60,000 का, तो फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई, 80,000 की होगी। 80,000 की फिक्स कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, या फिर कहूँ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, अभी सारे खर्चे माइनस नहीं हुए, और भी फाइनेंशियल कॉस्ट माइनस करनी बाकी है, अभी मैंने सिर्फ ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करी है, फाइनेंशियल कॉस्ट सारी बाकी है, इंटरेस्ट बाकी है, टैक्स पे करना बाकी है, इवन प्रेफरेंस डिविडेंड वगैरह माइनस करेंगे तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आएगी, तो काफ़ी मॉडिफिकेशन बाकी पॉसिबल है अभी भी इस प्रॉफिट में। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आई 80,000 की। क्वेश्चन के अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर बता रखा है क्या, नहीं बता रखा सर, तो इंटरेस्ट वगैरह की कोई नौबत है क्या सर, नहीं है, तो इंटरेस्ट क्या हो गया, नॉट एप्लीकेबल इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट मीन्स अर्निंग बिफोर टैक्स वुड बी ऑल्सो 80,000। नाउ इस 80,000 पर हमें रेट लगा देनी है डेप्रीसिएशन की, विच इज टैक्स की, विच इज एट द रेट 50%, क्वेश्चन में दे रखा है, वो मैं इस 80,000 पे लगाऊंगा, तो आधा पैसा सरकार ले जाएगी टैक्स के नाम का, ले जाने दो, हमारा क्या 40,000, हम हमारी फीस ले लेंगे, 40,000 का हमने टैक्स सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखिए अगर मैं ऊपर 60,000 का डेप्रीसिएशन सब्ट्रैक्ट नहीं करता तो फिर 1,40,000 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता, और 1,40,000 पे टैक्स निकालता 50%, तो 70 का टैक्स लगता, जबकि डेप्रीसिएशन पे करने की वजह से मेरा टैक्स सिर्फ 40,000 का लगा है, तो मेरा टैक्स बचा है डेप्रीसिएशन की वजह से, है ना, 40 का ही लगा, इसलिए ऊपर डेप्रीसिएशन माइनस करना जरूरी है। अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगी ऑफकोर्स 40,000 की, इसमें वापस डेप्रीसिएशन प्लस कर दो, डेप्रीसिएशन कितने का, 60,000 का सर, 60,000 का है, तो आपके कैश फ्लो कितने के बने मेरे दोस्तों, 1 लाख रुपए का एनुअल कैश फ्लो आ गया। क्या चाहिए रे क्वेश्चन तेरे को, पेबैक पीरियड चाहिए, यूनिफॉर्म कैश फ्लोज है, तो निकाल लेते हैं पेबैक पीरियड, बस पेबैक पीरियड का फॉर्मूला लगा देते हैं, पे बैक पीरियड, कैश फ्लो बना चुके हैं, पे बैक पीरियड, ठीक है, यूनिफॉर्म कैश फ्लोज है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट या आउटफ्लो डिवाइडेड बाय
एनुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो। कैसे करेंगे इसे? इनिशियल इन्वेस्टमेंट भैया 3 लाख का प्रोजेक्ट था, 3 लाख की मशीन थी, 3 लाख 3 लाख डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो। एनुअल कैश फ्लो कितना है सर? 1 लाख रुपए का हो रहा है एनुअल कैश फ्लो, तो उसको 1 लाख से मैं डिवाइड कर दूंगा। पे बैक पीरियड क्या आया? 3 years, 3 years, विच इज स्मॉलर देन योर बेंचमार्क। ठीक है, विच इज this 3 lakh is smaller than 5 years your benchmark payback period, therefore project should be selected। बेसिकली यहाँ पे बोलेंगे दैट इज बाय द मशीन, मशीन खरीद लो आपकी रिक्वायरमेंट को मशीन फुलफिल करती है, मशीन फुलफिल करती है ना। ओके, ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? कैश फ्लो सीधा नहीं दे रखा था, कैश फ्लो कुछ इस तरीके से निकलेगा। इनकम स्टेटमेंट फिर से दोहरा दूं क्या? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट, प्रॉफिट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इसी सीक्वेंस में चीजें माइनस होती रहेंगी। सबसे पहले इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर उसमें से माइनस हो जाएगा टैक्स, तो आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स पर डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, कैश फ्लो मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए माय डियर फ्रेंड्स, उन क्वेश्चंस के अंदर कैश फ्लोज यूनिफॉर्म थे, इस क्वेश्चन के अंदर नहीं होंगे। और उसमें पेबैक पीरियड कैसे निकालना है ये हमने समझा भी नहीं है। इस क्वेश्चन के थ्रू ही मैं आपको समझाऊंगा। पर मैं आपको एक बात बता दूं, बता क्या दूं, दोहरा दूं, पेबैक पीरियड होता क्या है? पेबैक पीरियड वो टाइम पीरियड है जिसके अंदर इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर होगा, वही है पेबैक पीरियड। इज द time required for annual cash flows to recover the initial investment। तो मुझे कुल मिला के देखना है कि इनफ्लोज की जोड़, इनफ्लोज की टोटल कब इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाती है। बस जब भी बराबर हो जाती है वो साल मेरा पेबैक पीरियड का साल हो गया, मतलब उतने साल में मेरा पेबैक हो जाएगा। करेक्ट है क्या? चलिए, पेबैक पीरियड क्या है? कितने टाइम में इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर होता है। क्वेश्चन क्या बोलता है? आरके लिमिटेड is considering the purchase of a machine। इसको मशीन खरीदी है, 2 machines are available, दोनों में से बेस्ट सेलेक्ट करनी है, जिसका पेबैक पीरियड छोटा होगा उसे सेलेक्ट कर लेंगे। 2 machines are available in the market X and Y, each costing 40,000। दोनों 40,000 की मशीनों की कॉस्ट तो बराबर है भैया। अर्निंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर डिप्रिसिएशन, फिर वही बात, आफ्टर टैक्स बिफोर डिप्रिसिएशन, मतलब डिप्रिसिएशन के पहले टैक्स के बाद, यानी कैश फ्लो। ये कैश फ्लो को कहने का अलग तरीका है। कैश फ्लोज दे रखे हैं हमें, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, कैश फ्लोज गिवन है। ईयर दे रखा है 1 2 3 4 5, कैश इनफ्लोज दे रखे हैं, मशीन एक्स का भी दे रखा है, मशीन वाई का भी दे रखा है, अलग अलग अमाउंट है, यूनिफॉर्म नहीं। आप देख पा रहे हो 10 15 20 10 5 5 15 20 15 10, ठीक है ना? तो ये यूनिफॉर्म नहीं है कैश फ्लोज। इवैल्यूएट द 2 ऑल्टरनेटिव्स अकॉर्डिंग टू द पेबैक पीरियड। आप पेबैक पीरियड के जरिए इन दोनों ऑल्टरनेटिव्स में से बेस्ट इवैल्यूएट करके मुझे बेस्ट बताओ, निकालता हूँ। मैं पहले मशीन एक्स करूँगा, फिर मशीन वाई करूँगा, ठीक है? तो सबसे पहले मैं कर रहा हूँ कंप्यूटेशन ऑफ पेबैक पीरियड ऑफ मशीन एक्स। पहली जो मशीन है हमारी मशीन एक्स, उसका मैं पेबैक पीरियड कैलकुलेट कर रहा हूँ अभी। आपको क्या करना है, पहले आप ईयर लिख लीजिए, ईयर, फिर कैश फ्लोज लिख लीजिए। नहीं गिवन हो तो पहले कैश फ्लोज निकालिए फिर लिखिए। ईयर कितने हैं? 5 साल है, 1 2 3 4 और 5, ये 5 साल हो गए। कैश फ्लोज लिख लूँ 10 15 20 10 5, 10 15 20 10 और 5। ये तो क्वेश्चन में गिवन था, वही लिखा। अब मैं एक और चीज कैलकुलेट कर रहा हूं जिसे मैं बोलूंगा क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज। क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स अगर था तो ये चीज सुनिए, समझ में आ जाएगी सुन के। नहीं पता तो कुछ नहीं, क्या कर रहा हूं,
जितना भी पैसा आता जा रहा है अब तक उसकी टोटल जोड़ निकाल रहा हूँ, टोटल जोड़। पहले साल के अंत तक कितना आया भैया, 10,000 आया, अभी तो एक ही इनफ्लो हुआ है सर 10,000 का। दूसरे साल के एंड तक कितना आ गया सर, 10 पुराना 15 नया सर, अब तक 25,000 आ गया। अब तक कितना आ गया, 25,000 आ गया। तीसरे साल में कितना आया, 20,000 आया। तीसरे साल के एंड तक टोटल कितना हो गया सर, 45,000 हो गया। 45,000 कितना रिकवर करना था मेरे भाई, कितना रिकवर करना था, 40 रिकवर करना था। हो गया ना 40, तो हो गया ना 40, तो तीसरे साल में हो गया 40। अब रुक जाओ, आप जरूरत नहीं है आगे वाले क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज निकालने की, निकालो तो कोई बात नहीं, बट चाहिए नहीं मेरे को, मेरे को नहीं चाहिए। मेरा पेबैक पीरियड बस अब इतनी जानकारी से निकल जाएगा। समझ रहे हैं आप, मैंने टोटल भाई कितने टाइम में पैसा रिकवर हो रहा है यही देखना है ना, कितने टाइम में इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो रहा है यही देखना है। तो जोड़ लगा ली, पहले साल 10,000 आया, 15 आया, तो पहले साल तक 10 रिकवर हुआ, दूसरे साल तक 25,000 रिकवर हुआ, तीसरे साल के एंड तक 45 हो गया। कुछ तकलीफ है क्या यहाँ पे? कितने साल में पेबैक हो रहा है, कितने साल में? अभी मन क्या बोल रहा है पेबैक का, सर 3 साल में हो रहा है। 3 साल में हो रहा है क्या? 3 साल में नहीं हो रहा, 2 साल और कुछ महीनों में ही हो रहा है, क्योंकि तीसरे साल के आखिरी कुछ महीनों में तो पेबैक के ऊपर जा रहे हो आप, क्योंकि तीसरे साल के एंड तक 45 हो गए हैं और पेबैक तो 40 पे ही कंप्लीट हो जाता है। तो 3 साल पेबैक पीरियड नहीं है, 3 साल पेबैक पीरियड नहीं है, पेबैक पीरियड तो 2 साल और कुछ महीने ही है। कैसे निकलेगा वो, समझिएगा कैसे निकलेगा। देखिए देखिए, पेबैक पीरियड 2 इयर्स तो है ही है, 2 इयर्स तो लग ही रहे हैं। अब तीसरे साल के कितने, तीसरे साल में कितने महीने लग रहे हैं वो मुझे पता करना है। सुनना आप मेरी बात, सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। 2 साल तो लग ही रहा है, प्लस 2 साल के बाद कितना रिकवरी बाकी रह रहा है। मैं फॉर्मूले से पहले कॉन्सेप्ट की भाषा में बात कर रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट से निकलेगी, कॉन्सेप्ट से हम फॉर्मूला बनाएंगे। ये कौन होता है बताने वाला, फॉर्मूला कल का आया हमें फॉर्मूला सिखाएगा, हम तो कॉन्सेप्ट से फॉर्मूला बनाएंगे। सुनना आप मेरी बात, 2 साल में 25,000 रिकवर हुआ, करेक्ट बात है। तीसरे साल में कितना रिकवर करना बाकी है? अभी 25 रिकवर हो गए, मेरा मकसद है रिकवरी 40 का, तो 40,000 माइनस 25,000, कितना रिकवर करना बाकी है? 15,000 रिकवर करना बाकी है। तो 15,000 की और रिकवरी हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। अब जो तीसरा साल है उसमें टोटल रिकवरी कितनी हो रही है? टोटल रिकवरी हो रही है 20,000 की। टोटल रिकवरी कितनी की हो रही है? 20,000 की, करेक्ट है। अब सुनना मेरी बात को, सुनना मेरी बात को। ये जो 20,000 है ना, ये जो 20,000 है, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो मेरी बात को? सर सुन रहे ना सर, कितनी बार बोलोगे, हेडफोन लगा रखा है, सिर्फ आप ही की बात सुन रहे हैं हम। सुनो मेरी बात को, 20,000 रुपए अगर 12 मंथ्स में रिकवर हो रहे हैं, 12 महीने में 20,000 आ रहे हैं, तीसरे साल के 12 महीनों में 20,000 आ रहे हैं, तो 15 कितने में हो जाएंगे? 15 कितने मंथ्स में हो जाएंगे? यही मैं पता कर रहा हूँ, यही मैं पता कर रहा हूँ। तो वो मेरा 20 एक साल के बराबर है, तो 15 कितने महीनों के बराबर है? 2 साल उतने महीने मेरा पेबैक हो गया। ये हो गया कॉन्सेप्ट, ये हो गया क्या कॉन्सेप्ट? ठीक बात है क्या? समझ में आया? डिलीवर हुआ या नहीं हुआ? सर थोड़ा थोड़ा ही हुआ, तो अब आगे और हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा? क्योंकि अब मैं फॉर्मूला भी बोलूँगा, अब मैं आपको फॉर्मूला भी बोलूँगा। पेबैक पीरियड के लिए आपको क्या करना है, क्या करना है, अभी एकदम रेसिपी की तरह बता रहा हूँ। जितने भी कैश फ्लोज दिए इनकी जोड़ लगाइए, क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज लगाइए। जिस भी पर्टिकुलर ईयर में क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज की टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पर रुक जाइए। उसके पहले वाला ईयर लिख लीजिए, पहले वाला ईयर लिख लीजिए, ठीक है, ब्लैंक ईयर प्लस प्लस आप क्या करेंगे? अमाउंट लेफ्ट टू बी रिकवर्ड अपॉन कैश फ्लो ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। ये आपका पेबैक पीरियड का फॉर्मूला है, अगर कैश फ्लोज यूनिफॉर्म ना हो तो, अगर कैश फ्लोज यूनिफॉर्म ना हो तो। इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में ये जो रेड में लिखा है ये मैं रहने दे रहा हूँ, एग्जाम में आपको बेशक नहीं दिखाना है। फिर कॉन्सेप्ट की भाषा में बोल रहा हूँ। 20,000 12 महीने का, तो 15 महीने का कितना? 15,000 डिवाइडेड बाय 20,000, तो 0.75 ईयर में ही हो रहा है, ठीक है। तो पेबैक पीरियड क्या आया? पेबैक पीरियड ईयर्स की टर्म में बोलूँ
तो 2.75 ईयर्स। अगर ईयर्स की टर्मिनोलॉजी में बोलूँ तो, सर मंथ्स की टर्मिनोलॉजी में बोलना है तो, और 2 ईयर्स एंड देखो 0.75 ईयर, 0.75 ईयर तो एक साल 12 महीने का होता है, एक साल 12 महीने का होता है, तो 75% साल क्या हुआ, 9 ईयर्स हुआ। तो 2 ईयर्स एंड 9 months माय डियर फ्रेंड्स इज द पेबैक पीरियड ऑफ मशीन एक्स। अब मशीन वाई के लिए एक टारगेट सेट हो गया है 2 साल 9 महीने का। अगर इससे कम में तू पेबैक दे देता है तो तेरे को सिलेक्ट कर लूँगा, नहीं तो मशीन एक्स सेलेक्ट करूँगा। चलिए चलिए मशीन वाई का पेबैक पीरियड निकालते हैं। तो चलिए अब मशीन वाई का पेबैक पीरियड निकालते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ पेबैक पीरियड ऑफ मशीन वाई निकाले, वैसे ही टेबल बना लेंगे। ईयर, एनुअल कैश फ्लोज, उसके बाद क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज, ठीक है ना। ये क्यूमुलेटिव समझ में नहीं आता तो जो मैंने आपको कंसेप्चुअल, मैं जिस भाषा में बात कर रहा हूँ उसमें बोलना, जोड़ लगा रहा हूँ मैं तो क्या अब तक कितनी रिकवरी हुई बस। ईयर तो 5 है, कैश फ्लोज 5, 15, 20, 15, 10, 5, 15, 20, 15, 10, आप भी याद रखना, मैं भूल जाऊँ तो बताना मेरे को। 5,000, 15,000, 5, 15, 20, 15 और 10। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 साल हो गए। अब हम क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज निकालते हैं। पहले साल में मशीन वाई भी 40,000 की है ना, क्वेश्चन में बोला हुआ था। तो रिकवर कितना करना है, कुल 40,000 करना है। पहले साल के एंड में हमारे टोटल रिकवरी हुई है 5,000 की। दूसरे साल में 15 और हो गया सर, तो टोटल रिकवरी हो गई 20,000 की। तीसरे साल में 20 और हो गया सर, टोटल रिकवरी हो गई 40,000 की। कितना रिकवर करना था, 40,000 हो गया सर, हो गया और फिक्स हुआ है। तीसरे साल के एंड में 40,000 रिकवर हो जाएगा। इसका पेबैक पीरियड क्या हुआ, पे बैक पीरियड इज इक्वल टू 3 years फ्लैट, नो मंथ्स नो नथिंग। वो फॉर्मूला लगाना ही नहीं है सर, सीधा पता पड़ रहा है 3 साल, क्योंकि यहाँ पर एंड में एकदम फिक्स रिकवर हो रहा है। अगर ये 42, 43 कुछ होता तो मुझे फॉर्मूला लगा के पता करना पड़ता कि 2 साल और कितने महीने, पर यहाँ 3 साल है। ऊपर कितना था, ऊपर था 2 साल और 9 महीने। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 साल है। कौन सी मशीन सेलेक्ट करोगे, सिंस पेबैक पीरियड ऑफ मशीन एक्स इज लोअर देन machine Y, machine X should be purchased, machine X should be purchased। दोस्तों ये था पेबैक पीरियड, ये था पेबैक पीरियड। कॉन्सेप्ट सेम मैंने आपको एक्सप्लेन किया, पेबैक पीरियड। आई होप आपको ये समझ में आया हो, पक्का समझ में आया होगा। और आई थिंक एंड आई एम वेरी पॉजिटिव कि आज की क्लास में थोड़ा मज़ा भी आया होगा। थोड़ा आया है तो और ज़्यादा आएगा, नहीं आया है तो जल्द ही आ जाएगा। बट आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग तो लगेगा, और अगर आपने कैलकुलेटर समझ लिया, इसके कॉन्सेप्ट से जुड़ गए, तो आपको मज़ा भी आएगा इसके क्वेश्चन करने में। इस बात का आप मेरा यकीन मानिए, आपको मज़ा आएगा ये चैप्टर पढ़ने में। अगली क्लास में बची हुई टेक्निक्स को एड्रेस करते हैं, बहुत बाकी है। अभी तो सिर्फ एक मेथड, एक टेक्निक हुआ है, और ये ट्रेडिशनल मेथड है, ये थोड़ा सिंपल है। आगे डिटेल मेथड आएंगे डिस्काउंटेड कैश फ्लो के, सब समझेंगे हम इन गुड टाइम। अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय। मैं विश करता हूँ कि आपका आज का दिन ज़बरदस्त से भी बेटर हो। बाय दोस्तों।